सो हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने अपने चैनल पे वन शॉट वीडियो सीरीज को शुरू कर दिया है और उसमें पहला चैप्टर हमने बनाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आपने काफी ज्यादा सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम वन शॉट वीडियो सीरीज का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे कि आप जानते हो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमंस कैसे होते हैं, वीवी पेरस, मतलब ये बर्थ देते हैं। एक होते हैं ओवी पेरस जो कि एग देते हैं। अब ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला इवेंट कौन सा आता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। तो जैसे कि मेल है तो मेल में आपको पता है स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। उसके बाद जो स्पर्म है वो ट्रांसफर हो जाता है कहां, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, और जिस स्टेप को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गया तो इसमें क्या हुआ, जो स्पर्म है वो अब फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर है। अब जो स्पर्म होगा, मतलब जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है। ठीक है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से यहां पे बनता है जाइगोट। अब देखो, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। ठीक है ना, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस की वॉल से जुड़ जाता है, जिस स्टेप को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद यहां पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब जो बेबी है वो बनना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। तो एक पॉइंट आता है गेस्ट्रेशनल पीरियड। गेस्ट्रेशनल पीरियड का मतलब होता है कि जब प्रेगनेंसी जितने टाइम तक चलती है उसे बोलते हैं गेस्ट्रेशन पीरियड। जैसे कि ह्यूमंस में गेस्ट्रेशन पीरियड होता है 9 मंथ का। अब जैसे ही गेस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट होगा, मतलब जैसे ही बेबी फुल्ली डेवलप कर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, मतलब पार्चुरेशन हो जाएगा। अब देखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है ओल्ड मैन में। ठीक है ना, बुढ़ापे में भी जो मेल होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। बट लेकिन जो फीमेल्स होती है, मतलब जो वुमेन्स होती है, वो जैसे ही अराउंड 50 एज तक आती है, 50 साल की एज तक वो जैसे ही आती है, तो उनमें ओवम का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले यहां पे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में मिलता है। पेल्विक रीजन कहां पे होता है ये आपको पता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आती है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस आती हैं। फिर एसेसरी डक्ट्स आती हैं। एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। तो इन सबको हम यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। अब आपको पता है टेस्टिस जो होती है वो बॉडी के अंदर नहीं मिलती है, बॉडी से बाहर मिलती है, मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मिलती है और एक पाउच के अंदर मिलती है। ये है वो पाउच जिसका नाम है स्क्रोटम। ठीक है, अब देखो स्क्रोटम क्या हेल्प करता है। स्क्रोटम की वजह से क्या होता है, जो टेस्टिस रहती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। जैसे कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बट लेकिन जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ठीक है ना, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि टेस्टिस के अंदर प्रॉपरली स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली चलती रहती है। तो एक चीज हमें यहां पे समझ में आई कि टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपरली होना है तो उसके लिए टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब बात करते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है ना, हर एक टेस्टिस के अंदर क्या मिलते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। अब लोब्यूल का क्या मतलब होता है, स्मॉल सेपरेटेड पार्ट्स। तो छोटे 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 250 पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये हर एक टेस्टिस के अंदर मिलते हैं। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। ठीक है ना, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती है। अब यहां पे बात करते हैं हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है। ठीक है, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल मिलते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल जो कि मियोसिस की मदद से स्पर्म बनाता है, और एक होता है सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है मेल जर्म सेल को। ठीक है, क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल मिलते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में मियोसिस हो जाता है, स्पर्म बनता है, और सर्टोली सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल जर्म
सेल को। अब हमने पढ़ा है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जब आप आउटर रीजन में जाओगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर रीजन में जाओगे, तो वहां पे आपको एक स्पेस मिलेगा जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हम फिगर की मदद से भी देखेंगे, ठीक है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें क्या मिलती है? स्मॉल ब्लड वेसल्स मिलती है और साथ में इंटरस्टिशियल सेल्स भी मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को जिसे बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। लेडिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजेंस को। और इसमें सबसे मेन एंड्रोजन कौन होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही क्या होता है? जो मेल होता है उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो देखो ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर ऐसे करके ये गोल से, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने क्या देखा था? दो टाइप के सेल मिल रहे थे। एक हमें क्या मिल रहा था? मेल जर्म सेल। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमें एक और सेल मिल रहा था जिसे हम क्या बोल रहे थे? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल का काम क्या था? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल जर्म सेल को। इसके अलावा यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है, तो ये है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोलते हैं? स्पर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेल जर्म सेल है ना, यही क्या बना रहे हैं? यहाँ पे स्पर्म को बना रहे हैं, क्लियर। और ये जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेल जर्म सेल को। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है? हमने एक और चीज पढ़ी थी, जब आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर देखते हो तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हमें क्या मिलता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें क्या मिलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। और लेडिक सेल से क्या बनता है? हार्मोन एंड्रोजेंस। और सबसे मेन हार्मोन जो इसमें होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब हमें पढ़ना है मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं? ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है और इन डक्ट्स में टेम्परेरीली जो स्पर्म है वो स्टोर भी होता है, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट्स का काम क्या है? स्पर्म को स्टोरेज करना और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करना। तो अब आपको पता है, देखो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो कहाँ चले जाते हैं? रेटा टेस्टिस में। रेटा टेस्टिस से कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस में क्या होता है? जो एक समाइनल वेसाइकल होती है, ये एक ग्लैंड होती है, ठीक है। इस ग्लैंड के थ्रू एक ट्यूब यहां से आती है और वो वास डिफरेंस के साथ मिल जाती है। तो ये दोनों ट्यूब जब मिल जाती है तो इस ट्यूब को, जो नीचे ट्यूब है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा को और क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है? स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, क्लियर। अब इन सारी चीजों को हम एक बार डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बन जाएगा तो वो कहां एंटर करेगा? वो करेगा रेटा टेस्टिस में। ये छोटी छोटी ट्यूब है जिन्हें बोलते हैं रेटा टेस्टिस। रेटा टेस्टिस के थ्रू स्पर्म जाएगा कहां? वास इफ्रेंशिया में। तो वास इफ्रेंशिया ये ऊपर को जा रहा है ऐसे। फिर ये वास इफ्रेंशिया किस पे ओपन होगा? एपिडिडाइमस में। ये हो गया एपिडिडाइमस। अब ये नीचे तक एपिडिडाइमस आ रहा, ठीक है। एपिडिडाइमस ओपन हो जाएगा वास डिफरेंस में। ये ट्यूब हो गई वास डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से स्पर्म जाएगा वास डिफरेंस से होते हुए, स्पर्म यहाँ से गया और फिर कहाँ पे मिल जाएगा? यूरेथ्रा में। यहाँ पे यूरेथ्रा बन जाएगा। यूरेथ्रा क्या है? एक इजैकुलेटरी डक्ट है जिसके थ्रू स्पर्म का यहाँ से इजैकुलेशन होता है। अब पेनिस की जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब इसके बाद आता है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें कि पेनिस आ जाता है। अब देखो पेनिस जो होता है वो स्पेशल टिश्यूज का बना होता है जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन होता है। और पेनिस में जब इरेक्शन होता है तो उसकी वजह से इंसेमिनेशन होने में आसानी होती है, ठीक है। अब देखो जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का उसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये कवर्ड रहता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे बोलते हैं फोर स्किन, क्लियर। अब इसके बाद यहां पे आता है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या आ जाती है? पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, मतलब यहाँ पे दो सेमाइनल वेसाइकल है। अप्रोस्ट्रेट मतलब एक प्रोस्ट्रेट है। एंड पेयर्ड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो दो बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे हो गई। अब देखो इन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा को। और सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो हेल्प करता है किसमें? पेनिस के लुब्रिकेशन में, क्लियर। अब ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम फटाफट देख लेते हैं डायग्राम में। तो देखो ये हो गई सेमाइनल वेसाइकल 1 और 2। इसके अलावा प्रोस्टेट, ये पूरी ग्लैंड प्रोस्टेट हो गई 1। और इसमें फिर क्या हो गई? बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड
एक और इसके बगल में दूसरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक वर्ड को समझेंगे जो कि है सीमेन। सीमेन जो होता है वो बना होता है स्पर्म का प्लस किसका, सेमाइनल प्लाज्मा का। ठीक है ना, तो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं सीमेन, और सीमेन का यहाँ पे इजैकुलेशन होता है। तो अब हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या मिलती है, पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज मिलती है, 2 ओविडक्ट्स मिलती हैं। ओविडक्ट्स क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मिलता है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी कहां पे मिलता है, हमें पेल्विक रीजन में मिलता है। ठीक है, अब देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स के साथ मिलके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करते हैं कुछ प्रोसेसेस को, जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं ये इसको कौन सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं। अब देखो जो ओवरीज है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, मतलब ओवम को प्रोड्यूस करती है, और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करती है। अब देखो स्टेरॉयडल हार्मोन्स में यहाँ पे मेन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ओके, अब देखो हर एक ओवरी जो होती है वो कवर्ड रहती है थिन एपिथेलियम से। एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो हर एक ओवरी के चारों तरफ भी क्या होती है, थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है। और जब आप इस एपिथेलियम के अंदर जाते हो तो आपको मिलता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, और ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 जोन्स में, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। तो जैसे ये ओवरी है, इस ओवरी में बाहर का क्या पार्ट हो गया, ये हो गया एपिथेलियम, और अंदर क्या हो गया, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा 2 में डिवाइड हो जाता है, तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स मतलब ये जो इधर कोने कोने का पार्ट है ये हो गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और इनर मेडुला ये अंदर का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब 2 होती है, एक इस तरफ को है तो एक दूसरी तरफ को है। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद आता है यहाँ पे एम्प्यूला और फिर आता है स्टेमस। देखो जो इनफंडिबुलम है उसके अगर आप आगे देखोगे तो आपको ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या होता है, देखो ओवरी है यहाँ पे, ओवरी से क्या होता है, ओवम बाहर आता है। ठीक है, तो जैसे ही ओवरी से ओवम बाहर आता है तो ये फिम्ब्री क्या करता है, इस ओवम को कैच कर लेता है, जिससे क्या होता है, ओवम यहां आ जाता है, फिर यहां से एम्प्यूला में चले जाता है। ठीक है, अभी इतना समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया फेलोपियन ट्यूब का। इसके बाद यहाँ पे यूट्रस हो गया, ये पूरा यूट्रस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यूट्रस की यहाँ पे क्या हो गई, यूटेराइन कैविटी हो गई, जो कि एक खाली जगह रहती है यहाँ पे यूट्रस की। अब यूट्रस में 3 लेयर रहती है। देखो इसमें रहती है सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, फिर रहती है मायोमेट्रियम, और फिर रहती है एंडोमेट्रियम। अब इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट होता है सर्विक्स, फिर होता है सर्वाइकल कैनाल, और फिर होता है वेजाइना, और वेजाइना के आगे रहता है, मतलब बाहर की तरफ रहता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो फीमेल में जो एसेसरी डक्ट्स होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, ओविडक्ट से, यूट्रस से और वेजाइना से। तो ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना मिलकर बनाते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अब जो हर एक फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेंथ होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये ओवरी के पास से शुरू होती है और यूट्रस पे एंड करती है। तो हमने यहाँ पे देखा ओवरी के पास से फेलोपियन ट्यूब शुरू हुई और कहाँ तक गई, यूट्रस तक गई। ठीक है, ये यूट्रस में ओपन हो जाती है। अब देखो फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोज होता है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के अगर आप एज पे देखोगे तो आपको मिलेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बोलते हैं फिम्ब्री। और फिम्ब्री का काम मैंने आपको क्या बताया, फिम्ब्री क्या करता है, हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओवरी से जब ओवम बाहर आ जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और इस ओव्यूलेशन के टाइम पे ये जो फिम्ब्री है ये क्या करती है, इस ओवम को कैच कर लेती है, जिससे ओवम कहां चले जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चले जाता है। फिर इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है, एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, एक वाइडर पार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा पार्ट रहता है वो। और फिर सबसे लास्ट में स्थेमस आता है, जो कि ज्वाइन हो जाता है कहां, यूट्रस से। अब हम बात करते हैं यूट्रस की, तो यूट्रस सिंगल होता है, इसको वूम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो हमें मेन समझना है वो ये है। अब देखो जो यूट्रस होता है वो नैरो सर्विक्स के थ्रू होते हुए ओपन हो जाता है वेजाइना में। ठीक है, अब जो कैविटी रहती है सर्विक्स की उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना बनाते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल।
तो बर्थ कैनाल क्या होता है? वो रास्ता जिससे बेबी की डिलीवरी होती है। तो बर्थ कैनाल किससे बनता है? सर्वाइकल कैनाल से प्लस किससे? वेजाइना से। ठीक है। इसके बाद यूट्रस में क्या रहती है? 3 लेयर रहती हैं। तो इसमें जो सबसे एक्सटर्नल लेयर रहती है वो थिन होती है, सबसे बाहर की लेयर थिन होती है, पतली होती है, जिसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल की थिक लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की कैसी होती है? इनर ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर लेयर मतलब इसमें ग्लैंड्स होती हैं। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम, फिर आता है मायोमेट्रियम, फिर आता है एंडोमेट्रियम। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? कौन सी लेयर में होते हैं? एंडोमेट्रियम में होते हैं। तो जो भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चेंजेस होते हैं ना, वो कौन सी लेयर में है? एंडोमेट्रियम में। इसके अलावा जो मायोमेट्रियम है, मिडिल लेयर, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी है, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब पार्चुरेशन हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है? मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा? बेबी की डिलीवरी होने में आसानी होगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो मायोमेट्रियम होता है उसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है? बेबी की डिलीवरी होती है। बट लेकिन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है? देखो मायोमेट्रियम में एक हार्मोन आता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है? ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। अब आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर से विजिबल होता है। इसमें है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसको हम फिगर की मदद से समझ लेंगे। तो देखो अगर आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है विजाइनल ओरिफिस। विजाइनल ओरिफिस मतलब विजाइना की ओपनिंग। फिर इसमें लेयर्स मिलती है, लेबिया मेजोरा, ये बड़ी लेयर होती है। फिर छोटी लेयर होती है लेबिया माइनोरा। फिर उसके ऊपर मिलता है क्लिटोरिस। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विजाइना की जो ओपनिंग रहती है वो पार्शियली कवर्ड रहती है किससे? एक मेम्ब्रेन से, जिसे बोलते हैं हाइमेन। अब हमें पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज, मतलब ग्लैंड्स के टिश्यूज होते हैं। अब इन ग्लैंडुलर टिश्यूज के अंदर हमें मिलते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स। ठीक है, ये सब हम फिगर में भी देखेंगे। तो ये जो मेमोरी लोब्यूल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मेमोरी एल्वुलाई। अभी जो सेल्स होते हैं एल्वुलाई के, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जो सेल्स होते हैं एल्वुलाई के वो सिक्रीट करते हैं मिल्क को। अब मिल्क यहां से होते हुए जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल से जाता है वो मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से जाता है मेमोरी एम्प्यूला में, मेमोरी एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट, फिर लास्ट में निपल्स, और निपल्स के थ्रू मिल्क बाहर आ जाता है। तो ये है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर आता है मेमोरी एल्वुलस। मेमोरी एल्वुलस के अंदर आपको बताया सेल्स रहते हैं एल्वुलाई के जो कि मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। फिर ये जो मिल्क का सिक्रीशन है ये कहाँ चले जाता है? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से चले जाता है एम्प्यूला में। ठीक है, एम्प्यूला से चले जाता है कहाँ? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से फिर लास्ट में निपल्स में चले जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। तो देखो जितनी भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनमें हमें मिलती है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यूज और बहुत सारा फैट भी मिलता है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यूज रहते हैं उसमें क्या रहता है? 15 से 20 मेमोरी लोब्स, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो मेमोरी लोब्स होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें एल्वुलाई बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं एल्वुलाई के, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को। अब ये जो मिल्क है ये स्टोर्ड होता है कहाँ पे? एल्वुलाई की कैविटी में। ठीक है, थोड़े टाइम तक क्या होता है? एल्वुलाई की जो खाली जगह रहती है वहां पे स्टोर्ड हो जाता है मिल्क। उसके बाद जो एल्वुलाई होता है वो ओपन हो जाता है किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अब देखो जो हर एक मेमोरी लोब से ट्यूब्यूल्स निकलती हैं वो जॉइन होके क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट। ठीक है ना, बहुत सारी यहाँ पे लोब्स होंगी तो उन लोब से जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं वो जॉइन हो जाएंगी। तो जॉइन होके क्या बनाएंगी? मेमोरी डक्ट। फिर क्या होता है? कई सारी जो मेमोरी डक्ट हैं वो जॉइन होके क्या बनाएगी? एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। और फिर ये मेमोरी एम्पुला कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट जो रहती है वो कनेक्ट रहती है निप्पल से, जहां से मिल्क बाहर आ जाता है। तो अब हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस को। तो गैमेटोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो मेल में होते हैं उन्हें बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। ठीक है, तो टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म और ओवरीज बनाते हैं ओवम बाय द हेल्प ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब टेस्टिस में जो मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं वो क्या बनाते हैं? स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है प्यूबर्टी से।
ठीक है, अब ये जितना भी ये कुछ लिखा है ना, इसको हम यहाँ पे फ्लो डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिस में है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अंदर की तरफ को क्या मिलती है हमें? मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो मेल जर्म सेल में सबसे पहले होगा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की मदद से क्या होगा, जो ये मेल जर्म सेल है इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46, मतलब स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड नेचर का है। ठीक है, अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया को यहां पे बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है मियोसिस 1। देखो मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, तो यहां पे पहले होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में यहाँ पे 2 सेल बनेंगे, एक ये, जिन्हें बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, जिससे यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब ध्यान आपको यह देना है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, पहले 46 था, अब कितने हो गए? 23। ठीक है, इसके बाद होगा मियोसिस 2। अब जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 4 सेल बनेंगे, जिन्हें बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23, मतलब हैप्लॉइड। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं किसमें? स्पर्म्स में। तो एक प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मियोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरी प्रोसेस को ऊपर से नीचे तक जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल के अंदर, मतलब स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर चले जाता है न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद जो स्पर्म है वो फाइनली रिलीज हो जाता है, कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तो स्पर्म बन रहे थे, तो जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में। तो जैसे कोई लड़का प्यूबर्टी की एज में आता है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत हो जाती है। अब कैसे होती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होता है ये एक और ग्लैंड में जाता है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी में यहाँ पे होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जीएनआरएच हार्मोन कहां जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एलएच जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक निकलता है एफएसएच जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो एलएच होता है वो टेस्टिस में जाता है, और टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे एंड्रोजन्स का सिक्रीशन कराता है, और एंड्रोजन्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो फिर क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करता है। ठीक है, अब जो एफएसएच होता है वो क्या करता है? सर्टोली सेल में जाता है। सर्टोली सेल से वो कुछ फैक्टर्स या केमिकल्स को सिक्रीट करता है, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा था? जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम यहाँ पे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब स्पर्म बहुत छोटा होता है, और उसमें यहाँ पे जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, जो स्पर्म होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं मेनली, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब अगर आप देखेंगे स्पर्म की पूरी बॉडी को, तो स्पर्म के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब स्पर्म की पूरी बॉडी बाहर से कवर्ड रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब जो स्पर्म का हेड होता है उसमें मेनली हमें क्या मिलता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर हेड के ऊपर अगर हम देखेंगे, हेड के अगर एंटीरियर पोर्शन पे हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये हो गया एक्रोसोम हेड के ऊपर। ठीक है, एक्रोसोम जो होता है वो फिल्ड रहता है ऐसे एंजाइम से जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे ये ओवम है, अब ओवम से कौन मिलता है? स्पर्म मिलता है। तो स्पर्म का सबसे पहले क्या मिलेगा? हेड मिलेगा, और हेड में क्या है? एक्रोसोम, और एक्रोसोम के अंदर क्या है? एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ओवम की जो बाहर की लेयर है उसे ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, जिससे स्पर्म अंदर चले जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब देखो जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
ठीक है, तो एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी है और इसे कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए है फॉर मूवमेंट ऑफ द टेल। अब जब टेल मूव करेगी ना तो इससे स्पर्म की मोटेलिटी भी बढ़ेगी और जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो समझते हैं इसको, जैसे कि स्पर्म है, तो स्पर्म की ये टेल है, ठीक है। अब जैसे सांप चलता है ना आगे, तो उसी तरीके से टेल भी मूव करती है, तो ऐसे ऐसे मूव करती है टेल। तो टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए और टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से। और एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे है? मिडिल पीस पे। तो जब टेल मूव करेगी तो उससे क्या होता है? स्पर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ता है जिससे फर्टिलाइजेशन में आसानी होती है। अब देखो कोइटस के टाइम पे जो ह्यूमन मेल होता है वो इजैकुलेट करता है 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स को, ठीक है। और अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। ये जो 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स है ना, इनमें से 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप हो, नॉर्मल साइज हो, ठीक है। और इन 60% में से भी 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनकी विग्रस मोटेलिटी हो, मतलब ये बहुत तेजी से मूव करते हो। तो यहां पे फिर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी। बट लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं, या 60% जो स्पर्म्स है उनका नॉर्मल शेप और साइज नहीं है, या 40% जो स्पर्म्स है उनमें विग्रस मोटेलिटी अगर नहीं है, तो इन केसेस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब देखो जो स्पर्म्स है वो रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर उसके बाद एसेसरी डक्ट्स जो है वो उस स्पर्म को आगे लेके जाती हैं। तो इसमें क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए जो सिक्रीशंस है ना, वो सब कहां से आते हैं? इन जगह से, ठीक है। इन जगह से क्या होते हैं? कुछ सिक्रीशंस आते हैं जो कि स्पर्म की मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे बनता है सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं सीमन। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे हमें एक और फंक्शन पता चला टेस्टिकुलर हार्मोन का, मतलब एंड्रोजन्स का। तो एंड्रोजन्स क्या करते हैं? जो मेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं या जो ग्लैंड्स होती है ना, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है ना। जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उसकी मेंटेनेंस कौन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। अब हमें पढ़ना है oogenesis के बारे में। तो oogenesis आपको पता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है। तो मैच्योर फीमेल गैमेट मतलब कि ओवम बनता है, ठीक है। अब देखो जो oogenesis होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी अलग होता है। oogenesis की शुरुआत हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब जो गर्ल रहती है वो एम्ब्रियो की फॉर्म में रहती है, उसी टाइम में उसकी ओवरीज में oogenesis की शुरुआत हो जाती है। बट लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है वो कब होती है? प्यूबर्टी में होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो oogenesis है वो कब तक चलता है? अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स की एज तक चलता है। बट लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। तो ये डिफरेंसेस हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब देखो जैसे यहां पे लिखा है oogenesis जो है वो इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो रहती है गर्ल तो उसी टाइम पे उसकी ओवरीज में oogenesis की शुरुआत हो जाती है। अब देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में जो फीटल ओवरी रहती है, मतलब फीटस की जो ओवरी रहती है, उस हर एक ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल मिलते हैं जिनको उगोनिया बोलते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? जब कोई गर्ल फीटस की फॉर्म में या एम्ब्रियो की फॉर्म में है तो उस टाइम पे उसकी जो ओवरीज हैं, उन ओवरीज के अंदर, हर एक ओवरीज के अंदर मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल होते हैं जिनको बोलते हैं उगोनिया। और यही उगोनिया बाद में जाके किसको डेवलप करते हैं? ओवम को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब बर्थ हो जाती है, ठीक है, बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया फॉर्म्ड नहीं होता है। मतलब बर्थ से पहले पहले जितने उगोनिया बनने थे वो बन चुके हैं, बर्थ के बाद नए कोई भी उगोनिया नहीं बनते हैं। अब देखो जो उगोनिया है इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? ये जो उगोनिया है ये मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में जाके टेम्परली अरेस्ट हो जाएंगे, मतलब ये आगे की स्टेज में नहीं जाएंगे। इसको समझते हैं। देखो आपको पता है सेल डिवीजन में कुछ स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जब सेल इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट कर देता है तब सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, ये हमें पता है। बट लेकिन इस केस में अभी क्या होगा? जो उगोनिया है जैसे ही वो पहली स्टेज में एंटर करता है, मतलब प्रोफेज 1 में एंटर करता है, तो वो वहां पे टेम्परली अरेस्ट हो जाता है। मतलब वो मेटाफेज स्टेज में नहीं जाता है, वो प्रोफेज स्टेज में ही अटक जाता है।
तो इस टाइम पे जो उगोनिया है, ठीक है, प्रोफेज 1 में जो उगोनिया है उनको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। अब देखो ये जो प्रोसेस है oogenesis की, इसको हम समझेंगे फ्लो डायग्राम की मदद से। तो यहां पे सबसे पहले है उगोनिया। उगोनिया जब प्रोफेज 1 में अटक जाता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte, और ये है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की चारों तरफ बनती है ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो होता क्या है कि हाँ, बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल है ना वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो खत्म हो जाते हैं किस फेज में, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। जैसे किसी गर्ल की बर्थ हुई, ठीक है, किसी लड़की की बर्थ हुई, अब वो लड़की बड़ी होती जा रही है तो प्यूबर्टी तक आते आते बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, प्यूबर्टी में सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं हर एक ओवरी के अंदर। क्लियर? ओके, तो यहां पे हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग बनती है तो उसे बोलते हैं फिर सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ एक और लेयर बनती है जिसे बोलते हैं थीका लेयर। ठीक है, अभी ये अनडेवलप्ड लेयर है। कौन सी लेयर है? अनडेवलप्ड, अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो ये बन गई यहां पे थीका लेयर। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, और टर्शरी फॉलिकल की एक यहां पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको मिलेगा एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है ना? सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं एंट्रम। तो एंट्रम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, जो थीका लेयर होती है ना वो प्रॉपरली दिखने लगती है। तो यहां पे जो थीका लेयर है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। एक होती है थीका इंटरना और एक होती है थीका एक्सटर्ना। ठीक है ना? अभी ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल में आपने देखा था जो थीका लेयर है वो भी बन रही है, बट टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, थीका लेयर पूरी तरीके से बन चुकी है और थीका लेयर दो बन चुकी है। एक थीका इंटरना जो कि अंदर की है और एक थीका एक्सटर्ना जो कि बाहर की है। अब ध्यान आपको यहां पे देना है, देखो यहां पे लिखा है एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये क्या है? प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte क्या करता है? ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो कर जाता है और उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर देता है। मतलब यहां पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये दिखा रखा मैंने प्राइमरी oocyte, ये डिवाइड होके यहां पे दो स्ट्रक्चर्स बनाता है। एक ये बनाता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जो कि बड़ा वाला है ये, और एक बनाता है यहां पे पोलर बॉडी जो कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन कैसे हुआ कि ये डिवीजन बीच से होता है, वैसे दो सेल्स बनते हैं तो बराबर साइज के बनते हैं, बट यहाँ पे दो अलग अलग साइज के बने। एक छोटा सा सेल बना जिसे पोलर बॉडी बोलते हैं, और एक बड़ा सेल बना जिसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बन गया किसके अंदर? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। इस स्टेप को मैं फिर से बता रहा हूं, देखो यहां पे क्या बोला उसने, टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte इस स्टेज में क्या होता है? ग्रो करता है और डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद यहां पे बनता है पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडी जो है वो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सिर्फ वहां पे क्या बचता है? सेकेंडरी oocyte। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये डेवलप्ड हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, तो इस फॉलिकल के अंदर भी हमें एंट्रम मिलेगा, और इसके अलावा यहां पे अब हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी oocyte। देखो अभी तक यहां पे क्या था? प्राइमरी oocyte, बट प्राइमरी oocyte डिवाइड कर गया तो अब हमें यहां पे मिलता है सेकेंडरी oocyte। और एक यहां पे लेयर बनती है जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है ये किसके चारों तरफ बनती है? सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ। क्लियर? अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में यह होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ना वो रप्चर हो जाएगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा? उसके अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? ये यहां पे दिखा रखा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, ब्रेक हो गया, जिससे उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ गया, और इस स्टेप को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो इस तरीके से यहां पे क्या होता है? एक ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है oogenesis की।
तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू दिखा रखा है ओवरी का। तो ओवरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर इस तरीके से टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल में ये देखो क्या है, एंट्रम, ठीक है। फिर टर्शरी फॉलिकल डेवलप हो जाता है किसमें, मैच्योर फॉलिकल में, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। फिर यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है जिससे ओवम बाहर आ जाता है और इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा अलग टॉपिक है, वो ये है कि जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट रहता है, ठीक है ना, ओवम तो बाहर आ गया, ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। अब इस कॉर्पस लूटियम का काम क्या होता है ये तो हमने आगे देखना है। अब यहाँ पे स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है जिससे उसका नंबर बढ़ता है। फिर उसके अलावा ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। फिर इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और स्पर्मेटिड्स डेवलप हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म भी बोलते हैं। ये सब हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी में शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं oogenesis के बारे में। तो देखो oogenesis जो है वो शुरू हो जाता है फीटल लाइफ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, उगोनिया, उगोनिया में होगा माइटोसिस, माइटोसिस से उगोनिया का नंबर बढ़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte जो होगा उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, ये हमने देखा, जो कि एक अनइक्वल डिवीजन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड करता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और यहाँ पे बन जाता है ओवम। तो देखो यहां तक तो फीटल लाइफ में जो स्टेप्स हुए वो हुए। इसके बाद यहां से लेके यहां तक कौन से स्टेप्स हुए, जो कि बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी में हुए। और उसके बाद जो ये वाला स्टेप है ये किसमें हुआ, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। तो इस तरीके से oogenesis यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो देखो जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, इनमें क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसकी शुरुआत होती है प्यूबर्टी में और उसको बोला जाता है मेनार्च। अब देखो मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है, वेजाइना से, तो उसको बोलते हैं पीरियड्स, तो उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक मेंस्ट्रुएशन ये हुआ, एक मेंस्ट्रुएशन ये हुआ, ठीक है। तो इसके बीच का गैप कितना रहता है, 28 से 29 डेज का। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा साइकिल है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो ये पूरा गैप रहता है, ये जो डेज रहते हैं 28 से 29 डेज, ये पूरा कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में मतलब 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवरी से एक ओवम रिलीज हो जाता है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे यहाँ पे दो हार्मोन निकलते हैं और ये दोनों हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी से उसका नाम है एफएसएच जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है एलएच जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएसएच की। देखो नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये जो हार्मोन है ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है, ओवेरियन इवेंट, मतलब ओवरीज के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। और फॉलिकल के डेवलपमेंट में कौन इन्वॉल्व है, एफएसएच, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, इस तरीके से यहाँ पे एक मैच्योर फॉलिकल बन गया, ठीक है, जिसे ग्राफिन फॉलिकल भी बोलते हैं। तो ये था एफएसएच का काम। अब एलएच का काम क्या होता है, एलएच देखो क्या करता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन स्टेप करता है। ओव्यूलेशन आपको पता है कौन से डे में होता है, 14th डे में, ठीक है। और ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो मैच्योर फॉलिकल होता है जिसे बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल, उसका रप्चर हो जाता है। और जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो उसके अंदर से ओवम जो है वो बाहर आ जाता है और उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो इस ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एलएच। अगर आप यहाँ पे 14th डे में देखेंगे तो एलएच का लेवल एकदम से ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जो ज्यादा लेवल बढ़ जाता है एलएच का तो उसी वजह से ओव्यूलेशन यहाँ पे होता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। जहां पे एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसे बोलते हैं एलएच सर्ज। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ओवेरियन इवेंट में आ जाते हैं। तो ओवेरियन इवेंट में हमने देखा फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया, फिर मैच्योर फॉलिकल बन गया, फिर ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है ग्राफियन फॉलिकल का
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या बनाता है? यहाँ पे एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसने बनाया? डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम में। ठीक है, अब एक टाइम के बाद यहाँ पे कॉर्पस लूटियम का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब कॉर्पस लूटियम यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। अब कॉर्पस लूटियम यहाँ पे खत्म क्यों होता है, ये सारी चीजें हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक है, अब हम नीचे वाले स्टेप में आ जाते हैं। तो नीचे वाला क्या है? ओवेरियन हार्मोन लेवल, मतलब ओवरी से भी हार्मोन्स निकलते हैं कुछ, उनको देखते हैं। तो ओवरी से एक हार्मोन निकल रहा है ईस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन कौन बनाता है? एस्ट्रोजन बनाता है डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स जैसे जैसे डेवलप्ड होते जाते हैं वो क्या बनाते रहते हैं? यहाँ पे एस्ट्रोजन को बनाते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो एकदम से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो चुका है। ठीक है, ओके, चलो अब हाँ, यहाँ पे एक और हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसको हम समझेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है कॉर्पस लूटियम। ये जो डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम है यही क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका फंक्शन देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लाइन को थिक करता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है? जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम की लाइन को थिक करना, मोटा करना। अब ऐसा क्यों करता है ये? आपको पता है जो भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम के ऊपर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो जो बेबी है उसके लिए बेड की तरह कौन काम कर रहा है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो बेबी है उसके लिए बेड की तरह काम कौन कर रहा है? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम कैसा होना चाहिए? थिक होना चाहिए, मोटा बना रहना चाहिए, ताकि उससे फायदा क्या होगा? जो प्रेगनेंसी है वो चलती रहेगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप? और इस एंडोमेट्रियम को थिक करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अगर यहां पे मान लो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाए, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? एंडोमेट्रियम जो है वो थिक होने की बजाय कैसी हो जाएगी? पतली होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइन को थिक करता है। बट लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा तो उससे एंडोमेट्रियम भी पतली हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम जैसे ही बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी तो वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है? वो वेजाइना से बाहर आ जाती है। किस फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? बेसिकली मेंस्ट्रुएशन में जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होके वेजाइना से बाहर आ जाती है ब्लड के साथ, तो उसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा और पॉइंट हम इसको डिटेल में समझेंगे। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ? ओव्यूलेशन के बाद ये जो ओवम बना ना, ये स्पर्म के साथ मिल गया। तो जब स्पर्म के साथ ये मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के ऊपर, और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, मतलब बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक एंडोमेट्रियम को कैसा होना पड़ेगा? थिक रहना पड़ेगा, मोटा रहना पड़ेगा। और एंडोमेट्रियम को थिक कौन रखेगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? कॉर्पस लूटियम। तो इसका मतलब क्या है? जब तक प्रेगनेंसी चलती रहती है तब तक ये कॉर्पस लूटियम जो है ये डिग्रेड या फिर खत्म नहीं होता है प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, प्रेगनेंसी जब तक चलेगी तो कॉर्पस लूटियम बना रहेगा और वो प्रोजेस्टेरॉन को बनाता रहेगा। बट लेकिन मान लो ये जो ओवम रिलीज हुआ, ये ओवम स्पर्म के साथ नहीं मिला, मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना तो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम की लाइन है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इस केसेस में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, और एंडोमेट्रियम जब ब्रेक हो जाती है तो वो ब्लड के साथ वेजाइना से बाहर आ जाती है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना? तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी हो गई तो फिर उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है ना? प्रेगनेंसी के केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे कॉर्पस लूटियम पूरी तरीके से डेवलप्ड है और वो कॉर्पस लूटियम डिग्रेड या फिर खत्म नहीं हो रहा है, जिस वजह से कॉर्पस लूटियम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा है, और जिससे जो एंडोमेट्रियम है वो थिक की थिक रह रही है, मतलब मोटी की मोटी रह रही है और ब्रेक नहीं हो रही है। तो जब ब्रेक नहीं हो रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वही
इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो फिर इस थिक एंडोमेट्रियम की कोई भी जरूरत नहीं है और ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया। तो एंडोमेट्रियम जैसे ही ब्रेक होता है तो क्या शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना, तो मेंस्ट्रुएशन चलता है लगभग 4 से 5 दिन तक। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है फॉलिकुलर फेज, ये वाला। ठीक है, फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। देखो आप ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद आता है लूटियल फेज। लूटियल फेज में क्या होता है, कॉर्पस लूटियम यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। फिर अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस लूटियम डिग्रेड हो जाएगा, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। देखो कम हो गया, और जिस वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम भी ब्रेक हो जाएगा और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे वर्क करता है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं ना वो स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डिग्रेड हो जाएगा, और कॉर्पस लूटियम जैसे ही डिग्रेड होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डाउन होगा तो उससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, जिससे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है। अब एक यहाँ पे बात आती है मीनोपॉज की। मीनोपॉज क्या होता है, देखो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जैसे कि कोई वुमेन 50 ईयर की एज में आती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है मीनोपॉज। एक हमने पढ़ा था मेनार्च, तो मेनार्च क्या होता है, शुरुआत होना मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और मीनोपॉज होता है एंड होना मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म ओवम के साथ मिल जाता है तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के साथ जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखो क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो सीमन है वो रिलीज हो जाता है पेनिस से, किसमें, वेजाइना के अंदर, जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से मूव करते हैं सर्विक्स पे, और सर्विक्स से होते हुए जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस से होते हुए जाते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में भी कहां चले जाते हैं, एम्पुलरी रीजन में। ठीक है ना, जो स्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं, सर्विक्स से मूव करते हुए यूट्रस में जाते हैं, और फिर यूट्रस से वो जाते हैं एम्पुलरी रीजन में फेलोपियन ट्यूब के, और फिर इसी तरीके से क्या होता है, जो ओवम है वो रिलीज होता है ओवरी से, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां पे, एम्पुलरी रीजन पे। तो एम्पुलरी रीजन पे ओवम भी है और एम्पुलरी रीजन पे स्पर्म भी पहुंच गया, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है तो आप क्या बोलोगे, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम ना साथ आएंगे, साइमल्टेनियसली आएंगे एम्पुलरी रीजन पे। मान लो एम्पुलरी रीजन पे पहले स्पर्म आ गया, ओवम बाद में आया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या ओवम पहले आ गया, स्पर्म नहीं आया, ठीक है, स्पर्म बाद में आया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके लिए यहां पे कंडीशन क्या है, स्पर्म और ओवम को साथ आना पड़ेगा, कहां पे, एम्पुलरी रीजन पे। इसीलिए तो यहां पे क्या होता है, जो जितने मतलब बहुत सारे जो कॉपुलेशन होते हैं उससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस या प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉपुलेशन हुआ और उससे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होगी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे बोली है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आ जाता है ओवम की एक लेयर के, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो ओवम की चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा, उसके कांटेक्ट में आता है स्पर्म। ठीक है, अब जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन रहती है जोना पेलुसिडा उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तो इस लेयर में क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक स्पर्म तो एंटर कर जाता है अंदर और बाकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एक ओवम से सिर्फ एक ही स्पर्म मिल पाता है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि स्पर्म के हेड पे क्या होता है, एक्रोजोम होता है ना, स्पर्म के हेड पे एक्रोजोम होता है, और उस एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ओवम के चारों तरफ की जो लेयर है ना उसे ब्रेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने में आसानी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उससे क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है ना उसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड होकर के यहां पे बनाता है सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम।
ठीक है, बात समझ में आई। सेकेंडरी oocyte के साथ जैसे ही स्पर्म मिलता है तो सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो जाता है किसमें, ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में, जो कि छोटी सी होती है। देन क्या होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड है, आपको पता है, और ओवम का भी न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलके यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट यहाँ पे बन जाता है डिप्लॉइड। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखो ये है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के यहाँ पे क्या आ गया, स्पर्म कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में स्पर्म आता है तो सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बनाता है यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम बना देता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ओवम बना तो क्या होगा, ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के साथ मिल जाएगा और इससे फिर यहाँ पे बन जाएगा क्या, जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो इसका मतलब जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46। अब यहाँ पे हमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बता रखा है, मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि किस तरीके से जो बेबी है वो गर्ल होती है या किस तरीके से जो बेबी है वो बॉय होता है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल में आपको पता है क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स XY, और फीमेल में होते हैं XX। तो इसका मतलब मेल में क्या होता है, 50% जो स्पर्म होंगे उसमें X मिलेगा और 50% जो स्पर्म होंगे उसमें Y मिलेगा क्रोमोसोम। बट लेकिन जो फीमेल होती है उसमें सारे एग्स में क्या होता है, X मिलता है, X क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाला स्पर्म इस एग के साथ मिलता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, XY। अगर ये XY बना जाइगोट में तो फिर यहाँ पे जाइगोट से क्या डेवलप्ड होगा, बॉय। ठीक है, यहाँ पे लड़का बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये वाला स्पर्म इस एग से मिलता है तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा जिसमें XX होगा। XX मतलब यहाँ पे फिर क्या बन जाएगी, गर्ल। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस में। बस यही चीज यहाँ पे लिखी है। तो इसका मतलब जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की, वो किस पे डिपेंड करेगा, मेल पे। तो देखो अभी हमने फर्टिलाइजेशन को समझा, अब हमें समझना है इम्प्लांटेशन को। तो इम्प्लांटेशन को हम इस फिगर की मदद से समझेंगे। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं जैसे कि ABCDEFG। अब हर एक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे समझेंगे। तो जो A स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवम को। ठीक है, अब जो B स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन को, जहां पे क्या हो रहा है, स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मिल रहा है। तो यहां फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। अब अगर आप इस फेलोपियन ट्यूब में देखोगे तो फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला लिखा है, तो एम्प्यूला पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और वहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो जाइगोट है वो फेलोपियन ट्यूब में इस थैमस की तरफ मूव करेगा, जैसे एरो बना है ना, इस तरफ को, इस थैमस की तरफ मूव करेगा। इस थैमस से फिर वो कहां जाएगा, यूट्रस में। तो जब एम्प्यूला में जो जाइगोट है वो मूव कर रहा है इस थैमस की तरफ को, तो उस टाइम पे जब वो मूव कर रहा है ना, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन, जिसको क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एम्प्यूला से जाइगोट इस थैमस की तरफ मूव करेगा, उससे आगे बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे सेल का डिवीजन होता रहेगा। तो हमने बी स्ट्रक्चर तक पढ़ा, अब हम सी देखते हैं। तो जो सी स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप देखोगे तो 2 सेल बन चुके हैं। ठीक है, अब ये जो सेल होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेल बन गए, तो हर एक सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर। तो सी स्ट्रक्चर में 2 ब्लास्टोमर है, डी वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 ब्लास्टोमर है, और ई वाले में 8 ब्लास्टोमर है। ठीक है, और एफ वाला जो नीचे है उसमें 16 ब्लास्टोमर है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि ऐसा देखो, एम्ब्रियो जिसमें 8 से लेके 16 ब्लास्टोमर होते हैं, एम्ब्रियो जिसमें 8 से लेके 16 ब्लास्टोमर होते हैं, उसको बोलते हैं मोरूला। तो इस स्ट्रक्चर में मोरूला कहां है, एक तो ई वाला स्ट्रक्चर मोरूला है और एक एफ वाला स्ट्रक्चर मोरूला है। ठीक है, समझ गए। अब जो मोरूला है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, और मोरूला डिवाइड होने के बाद बना देता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर है वो है जी वाला। ठीक है, अब देखो इस बात को ध्यान से समझना कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो डिवाइड करके यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तो बनाते हैं वो ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आउटर लेयर है, आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। ठीक है, और अंदर बनाते हैं वो इनर सेल मास। ठीक है ना, तो जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमर्स थे उन्होंने क्या बनाया, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बाहर की और इनर सेल मास अंदर का। अब अगर आप ये ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहां पे क्या है, इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो, लिखा है इनर सेल मास का काम क्या है, एम्ब्रियो बनाना। और ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो यूट्रस से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना।
इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से जाके जुड़ जाता है और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ना उससे जाके जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहां पे देखो ब्लास्टोसिस्ट जुड़ेगा कैसे यूट्रस से, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, तो इसका मतलब ट्रोफोब्लास्ट ही जाके किससे जुड़ता है, यूट्रस से, और तब यहां पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा क्यों नहीं ना, क्योंकि जैसे ही मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे कुछ पता नहीं यार कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, सॉफ्टवेयर बंद हो जा रहा तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे बोल बोल के आपको समझाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है उस पे से ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई के चारों तरफ क्या रहता है, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, मतलब मदर का ब्लड रहता है। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है ये यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेड हो जाता है, मतलब कि जो कोरियोनिक विलाई है वो यूट्राइन टिश्यू के साथ मिल जाता है। ठीक है, और फिर ज्वाइन होने के बाद एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब कि फीटस एंड मैटरनल बॉडी, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जो कि कोरियोनिक विलाई, ठीक है, जो कि कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू के मिलने से बनता है। क्लियर। अब प्लेसेंटा का तो आपको फंक्शन पता भी होगा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स किसको, एम्ब्रियो को। ठीक है ना, जैसे मदर की बॉडी है, अब मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स किसको मिलने हैं, बच्चे को मिलने हैं, ऑक्सीजन किसको मिलनी है, बच्चे को मिलनी है, तो कैसे मिलेगी, प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं ना एम्ब्रियो के अंदर उसको भी एम्ब्रियो से रिमूव आउट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट रहता है एम्ब्रियो से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और एम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस को टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंस को और एम्ब्रियो से बाहर लेके आती है सब्सटेंस को। मैं समझाता हूं इसको। तो देखो ये है मदर की बॉडी, मदर की बॉडी से जुड़ा है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा किससे बना होता है, यूट्राइन टिश्यू से और क्रोनियोनिक विलाई से। ठीक है, प्लेसेंटा फिर जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है एम्ब्रियो से। तो मदर से कुछ भी अगर एम्ब्रियो में जाना है, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन जानी है तो कैसे जाएगी, ऑक्सीजन पहले मदर से प्लेसेंटा में जाएगी, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड से फिर एम्ब्रियो में जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ी सी चीजें हम समझ लेते हैं। और अब देखो यहां पे इस चीज को समझो कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके चारों तरफ क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर क्या होता है, इनर सेल मास। तो इस स्ट्रक्चर को अब इस स्ट्रक्चर से कोरिलेट करो। तो आप यहां पे देखोगे कि जो इनर सेल मास है उसने तो क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये थी ना ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये तो इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के चारों तरफ से क्या बन रहा है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो ये क्या हो गए, ये जो स्ट्रक्चर निकल रही है कोरियोनिक विलाई है, या फिर इसे प्लेसेंटल विलाई भी बोलते हैं। अब ये जो क्रोनियोनिक विलाई है ये यूट्रस का टिश्यू है, यूट्रस के टिश्यू के साथ मिल जाता है, तो ये हो गया यूटेराइन टिश्यू और ये हो गया क्रोनियोनिक विलाई। ठीक है, तो यूट्राइन टिश्यू और क्रोनियोनिक विलाई मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बन रहा है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, और फिर प्लेसेंटा किससे जुड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसके बाद फिर यहाँ पे एम्ब्रियो आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो प्लेसेंटा होता है वो एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह भी काम करता है और बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्लेसेंटा भी हार्मोन्स यहाँ पे बनाता है, जैसे कि ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ये हार्मोन बनता है प्लेसेंटा से। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ये भी बनता है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सब हार्मोन कौन बनाता है, प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखो जब प्रेगनेंसी की लेटर फेज आ जाता है तो उस टाइम पे ओवरी से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन,
और इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये ना पेल्विक रीजन में जो लिगामेंट्स होते हैं उसको रिलैक्स करता है, जिससे सर्विक्स का साइज बढ़ जाता है। क्लियर। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो HCG, HPL और रिलैक्सिन है ना, ये वुमेन्स में तभी प्रोड्यूस होते हैं जब प्रेगनेंसी रहती है, न तो नहीं प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब का जो लेवल है बॉडी में वो सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब मदर की जो ब्लड है उसमें इन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन हार्मोन्स के इंक्रीज होने से फायदा क्या होता है कि जो फीटल ग्रोथ है ना उसको सपोर्ट मिलता है, फीटस की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली होती है, और या फिर मदर की बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उसको सपोर्ट करना, और या फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो ये सब काम होते हैं इन हार्मोन्स के। अब देखो जैसे ही इंप्लांटेशन होता है उसके बाद क्या होता है, जो इनर सेल मास है जो बाद में जाके एम्ब्रियो बनाएगा ना, वो पहले यहाँ पे 3 लेयर बनाता है। ठीक है, इंप्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो 3 लेयर बनाता है। आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, इनर लेयर होती है एंडोडर्म, और बीच की लेयर होती है मेसोडर्म। अब देखो ये जो 3 लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इनको बोला जाता है जर्म लेयर, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो 3 लेयर रहती है ना, ये हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज, ऑर्गन्स हैं उनको बनाती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनर सेल मास जो होता है उसमें ना कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की पोटेंसी होती है, मतलब उनमें ऐसी क्षमता होती है कि वो हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, है ना, इसको नेट पे सर्च मारना तो आपको काफी चीजें यहाँ पे मिलेगी। अब देखो ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी है वो लास्ट रहती है 9 मंथ तक, तो इसे बोलते हैं गेस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है। अब देखो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद जो एम्ब्रियो रहता है ना उसका हार्ट बन जाता है। तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि एम्ब्रियो बनना शुरू हो चुका है? इसी एम्ब्रियो की हार्ट की साउंड को सुन के, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप की मदद से जो एम्ब्रियो का हार्ट की साउंड होती है ना उसको सुनता है, तो उससे उसे पता चल जाता है कि जो फीटस है वो अब ग्रो करना शुरू कर चुका है। अब देखो जैसे ही 2nd मंथ की प्रेगनेंसी खत्म होती है तो फीटस जो रहता है उसके लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्स मतलब हाथ पांव, और उंगलियां भी बन जाती हैं। ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही एंड होता है, तो जो फीटस रहता है उसके मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप्ड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब जो कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है, वो यहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है। अब जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की, या जो अपीयरेंस होता है हेयर का हेड पे, सिर पे बाल आने लगते हैं, वो हमें कब दिखता है? ड्यूरिंग द 5th मंथ। और जब 12 वीक्स की प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बॉडी रहती है उसके ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, और यहाँ पे आई लैशेस भी बन जाते हैं। अब जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो तब क्या होगा, जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा डिलीवरी के लिए। अब हमें पढ़ना है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड की। देखो जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो कितना रहता है? 9 मंथ्स का। ठीक है। तो ये जो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब जब गेस्टेशन पीरियड एंड हो चुका है तो उस टाइम पे क्या हो चुका है? बेबी फुल्ली तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, अब उसकी डिलीवरी होना बाकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस पे। यूट्रस पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस है उसकी डिलीवरी हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें फीटस की डिलीवरी होती है या चाइल्ड बर्थ होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब देखो जो पार्चुरेशन होता है वो इंड्यूस कैसे होता है, मतलब पार्चुरेशन के लिए सबसे पहले सिग्नल कैसे जनरेट होता है, या पार्चुरेशन होता कैसे है? तो पार्चुरेशन होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। ये दो वर्ड है, न्यूरो मतलब नर्व और एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल। ठीक है, तो नर्व और हार्मोन इसमें दोनों इन्वॉल्व रहती है पार्चुरेशन के लिए। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पार्चुरेशन की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कैसे ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है और जो प्लेसेंटा होता है उससे सिग्नल ओरिजिनेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मदर रहती है उसके यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए जो सिग्नल होते हैं वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। ठीक है। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है मेन इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद क्या होता है, यहां पे जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है, मतलब मदर की पिट्यूटरी होती है, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से।
ठीक है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये यूट्रस की मसल्स में जाएगा, और यूट्रस की कौन सी लेयर में जाता है, ये मायोमेट्रियम में, और वहां पे स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जैसे कि यूट्रस ये है, यहाँ पे बेबी है, ठीक है, तो ऐसे बना देते हैं, तो बेबी है, तो अब क्या है ना, ये यूट्रस पे क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, बेबी की डिलीवरी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑक्सीटोसिन की वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा सिक्रीशन होगा ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का लेवल ना बढ़ता जाता है जब तक कि पार्चुरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है, बढ़ता जाता है कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, मतलब यूट्रस से वो बाहर आ जाएगा बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसको बोलेंगे पार्चुरेशन। अब आपको ये पता होगा, जैसे ही डिलीवरी होती है इन्फेंट की, तो क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है ना वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। अब देखो बेबी की तो डिलीवरी हो चुकी है, तो बेबी को क्या चाहिए, मिल्क। ठीक है, तो क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स रहती है फीमेल्स की, उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जैसे ही एंड आता है ना प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और मिल्क का प्रोडक्शन शुरू होने की प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन की वजह से क्या होता है, जो मदर है वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड कर पाती है। अब देखो, लैक्टेशन के शुरुआती दिनों में जो मिल्क रहता है ना, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जनरली येलो कलर का मिल्क होता है, और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, जो कि मेनली होती है IgA एंटीबॉडी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लैक्टेशन के फ्यू इनिशियल डेज होते हैं उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है। तो इसलिए ये वाला मिल्क जो है ये न्यू बॉर्न के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये वाला मिल्क न्यू बॉर्न को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, अब देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, ताकि क्या हो, जो बेबी हो वो हेल्दी बन सके। ओके, चैप्टर खत्म, बाय बाय।